हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स फ्रॉम एक्सप्लेन पेज। फर्स्ट अगर देखें फ्रंट पेज पे हमारे सामने कोविड-19 फर्स्ट फाइट है, जिसके लिए ममता बनर्जी बोल रही है कि हम पहले कोविड-19 के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे, फिर उसके बाद में 2024 में भी इलेक्शंस जो होंगे तब मैं सब मिल करके बीजेपी को हराएंगे लाइक दैट। तो ये पॉलिटिक्स है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। इधर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि नंदीग्राम की जो सीट है जहां पर ममता बनर्जी खुद हारी हैं, बोलो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहीं ना कहीं जो बातें ओपन हुई है और ममता बनर्जी ने ये जो मैसेज दिखाया है, इसमें क्लियर ये मैसेज दिया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था ना, पोल ऑफिसर, उसको कहीं ना कहीं थ्रेटन करने वाले मैसेजेस आए हुए थे कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे या फिर ममता बनर्जी को आपने नहीं हराया तो आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर्स दी हुई है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की पूरी ड्यूटी होती है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने दाव खेलने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस ने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 324 में जो ऑब्लिगेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक प्रॉपर मैनर में काम करने का मतलब नहीं बनता, राइट। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी है, आगे भी देखेंगे। दूसरा इधर देखोगे कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हुआ क्या था, मद्रास हाई कोर्ट ने सीधा ये कहा था कि मर्डर के चार्जेस लगा देने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिस तरीके से ये जो इलेक्शन के टाइम पे जो प्रोटोकॉल्स थे, कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स थे, जिनको वायलेट किया गया। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी इसको एक मानहानि समझते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहली बात तो ये कि मीडिया को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंडर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ मीडिया भी इन्वॉल्व है, राइट। तो ऐसे में मीडिया को रोका नहीं जा सकता कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कवर करे या ना करे, वो उनके ऊपर है। दूसरी चीज़, कोर्ट ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सिचुएशन की ग्रेविटी देखते हुए दिए हैं कि अभी जिस तरीके से कोविड-19 की ये जो सेकंड वेव आउटब्रेक हुआ है, जो कि अनकंट्रोलेबल मैनर में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट ने अगर ये कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए हैं, मर्डर के चार्जेस लगाने की बात की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, बोलो वो हो सकता है इमोशनली वहाँ पर जजेस के दिमाग में क्या चल रही हो वो ही जान सकते हैं। तो ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेटली हम थोड़ा सा जान लेंगे। बाकी इसके अलावा फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो जल्दी से मान लो कि कोविड के हल्के फुल्के माइल्ड सिम्टम्स आए और कोई भी अगर स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है कि हाँ भाई ऑक्सीजन की कमी आने वाली है, जल्दी से स्टेरॉइड्स कंज्यूम करना शुरू कर दो। तो ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा स्टेरॉइड्स जो है वो जल्दी कंज्यूम करने से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है और एक पैनिक ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं बताई गई है, क्योंकि कोविड के अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो कोविड खुद ब खुद अपने आप ठीक कर लेता है। बस आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ जो है वो अपने आपको रेगुलर रखनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। जल्दी से ही आप प्रिवेंटिव अप्रोच लेने के चक्कर में कहीं ज़्यादा डोसेज ना ले लो, नहीं अगर आपने ड्रग ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो ऐसे में हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम्स और ज़्यादा घातक साबित हो जाए, सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। कहीं आप रिकवर कर पाते तो उल्टा आपका कहीं परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती हैं विक्टिम्स की, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जो काम की चीज़ थी वो हमने देख ली, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे कि कोविड-19 के चलते कोटा में कोटा में जो कोचिंग क्लासेस को जो शुरू करने वाली बंसल क्लासेस है, उनके जो फाउंडर हैं उनका डिमाइस हो गया। वैसे तो उनके ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, बट अभी कोविड-19 से उनके इन्फेक्शन हो गया था, रिकवर भी कर गए थे, बट उसके बावजूद उनका डिमाइस हो गया, उनकी डेथ हो गई। उससे रिलेटेड ये बताया जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा कर्नाटका में ऑक्सीजन की शॉर्टेज रहने से 23 जनों की डेथ हो गई, उनमें से एक डॉक्टर भी थे, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और आईपीएल आप भी देख रहे होंगे, आप लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है
कि 9 मई तक के सारे मैचेस एक बार सस्पेंड कैंसिल कर दिए गए हैं आईपीएल के। ठीक है, अभी तक 29 मैचेस कंप्लीट हो गए थे, बट अभी क्या है, कोविड के केसेस आने शुरू हो गए टीम मेंबर्स में। ठीक है, तो ऐसे में आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, वो आपके लिए आपको थोड़ा सा डायग्नोज करना है इसका। देखो, राजस्थान में एक एमएलए ने कमिट किया है, राजस्थान के जो सिटी है जयपुर में आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आते हैं एमएलए रफ़ीक खान, उन्होंने ये कहा है कि 3 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मैं लगाऊंगा। तो बेसिकली जो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है ना, एमएलए लाड, जैसे एमपी लाड होती है, ऐसे ही एमएलए लाड हो गई। तो इस स्कीम के अंडर में अभी राजस्थान के अंदर इस स्कीम के अंडर में एमएलए के हाथ में 5 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे में 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए ये यहाँ पे खर्च करेंगे। तो टास्क क्या है आपके लिए, वो देखो, एमपी लाड स्कीम के बारे में पढ़ोगे आप, और एक एमएलए लाड स्कीम के बारे में पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा और तो न्यूज़ हमारी इतनी काम की है नहीं। बस हाँ, आप ये देख सकते हो कि पॉलिटिशियन जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं इन फंड्स का अपने एरिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर इंश्योर करने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया है राजस्थान में कि भाई आप जो 2020-21 का जो सेशन है उसमें फीस जो है वो 15% तक कटौती करो। ठीक है, और आप किसी भी स्टूडेंट को ये कह के मना नहीं कर सकते हो कि आपकी फ़ीस नहीं आई है तो आप क्लास में अब नहीं बैठ सकते। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं राजस्थान में जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो नॉन फंडेड स्कूल्स हैं, उनके लिए। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आगे अगर न्यूज़ देखें तो वो ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली जो न्यूज़ है उसी के लिए है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि अभी जो प्रेजेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इसके अलावा जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, बोला उनको डिसबैंड करो, दैट मीन्स उनको हटा दो, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 324 के अंडर में जो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराने का इनकी जो ऑब्लिगेशंस थी, इनकी जो ड्यूटीज़ थी, वो फुलफिल करने में फेल हुए हैं। वो नंदीग्राम वाले मुद्दे पर ही यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब आपके लिए टास्क आ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जल्दी से डिटेल आउट कर लो एम लक्ष्मीकांत वाली बुक में, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी ऐसे करके सर्च कर लो, पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक बार रीडिंग मार दो, नोट्स बना लो इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें एक्सप्लेन पेज पे, तो जो असेंबली इलेक्शंस के जो वर्डिक्ट आए, जो रिजल्ट्स आए हैं, उनमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, यूथ का, इन नई असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो समरी है, यही यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एज और जेंडर प्रोफाइल की देखें तो जो 3 नई इलेक्टेड असेंबलीज हैं उनमें वुमेन एमएलएज का जो रेशियो है वो तो देखो, वेस्ट बंगाल में तो इतना ज़्यादा चेंजेस देखे गए नहीं हैं। ठीक है, केरला में हल्का सा बढ़ा है, जबकि तमिलनाडु में गिरा है। आप देख सकते हो, आपके सामने ये डेटा रहा कि केरला, इधर आप जेंडर प्रोफाइल देखो, 2016 में फीमेल परसेंटेज थी 6%, जो कि बढ़कर के अब कितनी हुई है, सिर्फ 8% ही बढ़ पाई है। सिमिलरली इधर आप देखोगे तमिलनाडु में, जहां पर 9% पिछली बार वुमेन रिप्रेजेंटेशन था असेंबली में, वो घट करके सिर्फ 5% रह गया। तो तमिलनाडु में डिक्लाइन कर गया, केरला में इंक्रीज कर गया, और वेस्ट बंगाल में चेंजेस नहीं आए हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन। और कितना है ये प्रेजेंटेशन, देखो आप, रिप्रेजेंटेशन 5%, 8%, और इधर आप देखोगे 14%, जो कि बहुत ही कम है। एटलीस्ट 33% या 25%, जो वर्ल्ड रेशियो है ना, वर्ल्ड लेवल पे जितना रिप्रेजेंटेशन है उससे तो हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बहुत कम है इलेक्शंस के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो। दूसरी तरफ यंग एमएलएज की बात करें, अच्छा, इस डेटा को आप कहाँ काम में ले सकते हो, जीएस पेपर 1 में विमेन एम्पावरमेंट वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पर लिख सकते हो कि अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर मैक्सिमम 14% रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के कंपैरिजन में। बाकी और यहाँ से डेटा कुछ भी काम का हमारे लिए इतना ज़्यादा है नहीं। यूथ एमएलएज की बात करें तो 2 असेंबलीज में 10% से कम एमएलएज हैं जिनकी उम्र 40 से कम हो। ठीक है, तो ऐसे में यूथ और वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अभी भी हमारे यहाँ पर ओल्डर एमएलएज का दबदबा बना हुआ है। नेक्स्ट है कि
अभी जो कोविन वेब पोर्टल है जिसके थ्रू 1 मई से 18 से 44 साल के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको वैक्सीनेट करने का जो एक शुरुआत हुई है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और जो पोर्टल है वो भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन इसी सेक्शन में आती है। मोर देन 65% इंडियन पॉपुलेशन 18 to 44% की 44 वाली एज वाला सेगमेंट है ना, उसी में आती है। 65 नहीं, थोड़ा कम कर लो, चलो इसको अराउंड 55 ले लो या 50% के लगभग मानो, तो फिर भी। और सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स यूज़ होते हैं, जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, वो भी इसी सेक्शन के पास में है। तो ऐसे में कोविन क्या हो रहा है, तो हल्का हल्का क्या कर जाता है, क्रैश कर जाती है ये वेबसाइट। तो इसके लिए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना, जो कि नोडल एजेंसी है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, उन्होंने एपीआई रिलीज़ कर दिया। एपीआई बेसिकली क्या होता है, फुल फॉर्म होगी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें क्या होगा वो एक सेकंड बाद बताता हूँ मैं। तो ये जो एप्लीकेशन, एक सेकंड, हाँ, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है, इसमें क्या होगा कि जो कोविन वेब पोर्टल है इसी से कनेक्टेड दूसरे और पोर्ट्स ओपन कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो यूपीआई मेन एक बेस हो गया और उसके बेसिस पे फ़ोनपे ने अपनी एप्लीकेशन बना दी, पेटीएम ने अपने बना दी, एयरटेल एप्लीकेशन ने अपनी बना दी, तो सब ने अपना अपना बना दिया। कितने सारे वॉलेट्स आप यूज़ करते हो, सब में यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है, जियो का भी है, अमेजॉन का भी है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एपीआई ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप एक वेब को एक्सेस करने में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करो, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, ये एपीआईज ओपन कर दिए जाता है और जो भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो क्या करता है, अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर तैयार कर लेता है जिससे कि आसानी से एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जा सके कोविन की। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर यूपीआई वाला जो मेथड है वही चीज़ कोविन पे यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो एपीआई का मतलब हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कि एप्लीकेशन के थ्रू आप कोविन पर इंटरफेस करवाओगे जो भी यूजर्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लो कहीं पर स्लॉट अभी ओपन हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, ये अपडेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उन एपीआईज के थ्रू। ठीक है ना, तो जैसे ही ये मेल या फिर एसएमएस किसी के पास भी पहुंचेगा तो वो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, क्योंकि अभी क्या है 18 से 44 साल के लोगों के लिए जब से वैक्सीनेशन ओपन किया गया है तब से मारामारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ है सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी कि एपीआई क्या होती है और कैसे काम करेगी। क्योंकि कोविन में आपने भी ट्राई किया होगा, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए ये एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जैसे कि यूपीआई के लिए अलग अलग हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट कहीं ना कहीं थोड़ी नई आशाओं की एक किरण लेकर के आया है, बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रोविजंस हैं। देखो, मलेरिया पर रिसर्च चल रही है पिछले 25 सालों से कि कैसे भी करके जो मादा एनाफ्लिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप कहते हो जिसको फीमेल एनाफ्लिस, मॉस्किटो के काटने से जो प्लाज्मोडियम जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तो ये जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो ऐसे में क्या है कि हमारे लिवर में जो प्रोटीन क्रिएट होता है ना, उस प्रोटीन पे ये अटैक करता है। ठीक है, मलेरिया का जो ये वायरस है, जो पैथोजन है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, यहाँ पे नाम मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे। तो ये मलेरिया का जो पैरासाइट है ये सीधा लिवर पे अटैक करता है। तो ऐसे में ये जो वैक्सीन डेवलप जो किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर RTS-S, ठीक है, और R21 मैट्रिक्स M, तो ऐसे में ये दोनों ये वर्जन जो है वैक्सीन का, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का जो लाइफ साइकिल है, जो कि लिवर में एंटर होने के बाद में मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, तो वहीं पर उसी स्टेज पे रोक दिया जाए। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा तब जाकर के क्या हो जाएगा, अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी डिजीज। तो सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज आ रहा है देखो, वो है कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 पर सारे रिसोर्सेज को अभी क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में इस मॉस्किटो से अभी कितनी ज़्यादा डिजीजेस, कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वो आप देखो यहाँ पर कि 2019 में 229 मिलियन केसेज आए थे मलेरिया के, और लगभग 4,09,000 मलेरिया रिलेटेड डेथ्स रजिस्टर की गई थी 87 कंट्रीज़ में।
ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं सब सहारन कंट्रीज़, मतलब हो गया जो अफ्रीका का अगर आप मैप देखते हो तो अफ्रीका के मैप में आपने नोटिस किया कि सहारा नॉर्थ में है, तो इसके नीचे जो ट्रॉपिकल रीजन वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं मलेरिया की वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग 5.56 मिलियन केसेस आए थे मलेरिया के, जो कि अब लगभग 20 मिलियन केसेस में कन्वर्ट हो गए 2019 के डेटा के, 2020 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, मतलब मलेरिया के केसेस बढ़ चुके हैं 2020 में, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके ये हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू है कि कैसे भी करके इस पैथोजन के स्प्रेड को रोका जाए, ठीक है। पेंडेमिक चैलेंज आपको पता ही है कोविड-19 का क्या चल रहा है अभी, ओके। और तो बाकी चीज़ें तो ये देखो कि एक ही चीज़ बोली जा रही है, मलेरिया को प्रिवेंट करना, प्रॉपर डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 के लिए कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अभी ये कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण, मतलब मुश्किलें बढ़ा भी दी है। तो पॉइंट यहाँ पर यही है कि देखो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे आता है WHO के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें क्या था, बीट द फियर, डर को हराओ, ये ज़रूरी है, ये थीम रही। ये देखो आप इसको लिख ही लो, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है या फिर ऑब्जर्व होता है WHO के द्वारा। और इसमें मलेरिया अफेक्टेड कंट्रीज़ को क्या कहा गया है, थीम क्या रही इसकी, बीट द फियर, डर को हराओ, राइट। तो ऐसे में हमने जान लिया कि कोविड-19 के टाइम पे मलेरिया के क्या चैलेंजेस हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो मैक्सिको बॉर्डर को थोड़ा सा फिर से पोरस करने की कोशिश की जा रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम वॉल बनाने की कोशिश की थी यूएसए और मैक्सिको के बीच में, उसके जस्ट ऑपोजिट जाके जो बाइडन अब कैसे भी करके जो फैमिली सेपरेट हो गई मैक्सिको बॉर्डर के अक्रॉस, अगर एक तरफ मैक्सिको की तरफ देखिए दूसरी तरफ यूएसए में, तो उनको रीयूनाइट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे काम का। सिमिलरली हर्ड इम्यूनिटी यूएसए में पहुँचे तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं। तीसरा ये बताओगे, हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि मान लो कि एक पूरा ग्रुप है, इसमें ये लोग बहुत हेल्दी हैं, इनको अगर इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का तो इन्फेक्शन इन्हीं तक रुक गया, और ये जो वीकर पोर्शन था सोसाइटी का, जो वीक लोग थे वो बच गए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इनकी इम्यूनिटी की वजह से ये लोग बच गए जो कमज़ोर थे, ठीक है। इसी को बोल देंगे हर्ड इम्यूनिटी। तो यूएसए में हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना एक्सपर्ट्स ने मना किया है। इसके अलावा आप देखो ताइवान ने इंडिया और इंडोनेशिया से जो फ्लाइट्स हैं उनको आने से बिल्कुल बैन कर दिया है। वजह कि जो इंडिया में जो वेरिएंट शुरू हुआ है ना B.1.617, इसके केसेस दूसरे कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन, ईरान, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आप देखो कि ये इंडिया का जो वेरिएंट है ये और ज़्यादा घातक हो रहा है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि कोरोना पूरा ख़त्म हो लगता बहुत कम है, पर हमें खुद को, हमारे डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। वो ही एक ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद को, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। इधर आप न्यूज़ देख रहे हो कि न्यूजीलैंड और चाइना दोनों के बीच की अगर ट्रेड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। मतलब न्यूजीलैंड से ज़्यादातर आइटम जो एक्सपोर्ट होते हैं वो चाइना को जाते हैं, लगभग 33% एक्सपोर्ट होता है न्यूजीलैंड का चाइना को। तो चाइना अपनी जो इमरजेंस लगातार रजिस्टर कर रहा है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड और चाइना के बीच में भी खींचातानी हो रही है, और न्यूजीलैंड पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो दबाव बना रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर आप कड़े कदम उठाओ। बट जो न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट है वो कितना जा रहा है, 33% तक चाइना को जा रहा है। तो न्यूजीलैंड जल्दबाजी अभी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया कि चाइना अब अपनी दादागिरी और ज़्यादा बढ़ाने लग गया है। दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, ये मिलकर के चाइना को आड़े हाथ लेना चाहते हैं, क्योंकि जो यूएसए की हेजेमनी है उसको तो पूरा चैलेंज कर चुका है चाइना अच्छे से, ठीक है। दूसरा इधर यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं। देखो नेपाल में भी हाल ख़राब हो रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज हो रही है, फ़्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं नेपाल में भी कोविड के। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है
वो तो देखो अप्रैल में कहीं ना कहीं राइज करता हुआ दिखाई दिया, जबकि डोमेस्टिक ऑर्डर को अगर हम देखें तो वो डिक्लाइन कर गया। तो पीएमआई का मतलब होता है एक तरीके से, आप देखोगे इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। ये मंथली बेसिस पे डिक्लेयर होता है, तो ज़्यादा डेटा पे हमें ध्यान देना नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ये ठीक है कि हाँ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो राइज करता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 55.5% तक दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो मेजर किया जाता है वो कुछ ऐसा रहता है कि अगर 50 से ज़्यादा स्कोर अगर करता है, तो अगर पीएमआई का स्कोर 50 से ज़्यादा है दैट मीन्स अच्छा स्कोर कंसिडर कर सकते हो, हाँ ग्रो हो रहा है। और पीएमआई का स्कोर अगर 50 से बिलो है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन है, कमी आ रही है। तो पीएमआई का स्कोर कहीं ना कहीं राइज होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो सर्विस का 54.6 दिखा रहा है, यहाँ पे 55.5 दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो दोनों हल्की सी राइज पे दिखा रहा है, ठीक है। बट ये अप्रैल मंथ का है और ये IHS मार्केट इसका है ये इंडेक्स, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा फाइज़र जो है वो गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा है कि कैसे भी करके वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेशन अपना इंश्योर कर सके। तो पॉइंट क्या है कि अभी भी क्या है, अभी ट्रायल जो है फाइज़र के वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके चलते हैं, तो जब कुछ भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन, ये जो अवेलेबिलिटी अगर इंश्योर हो जाती है तो हमारे पास में वैक्सीन बास्केट का एक ब्रॉड बेस क्रिएट हो जाएगा। तो जो शॉर्टेज अभी हम देख रहे हैं ना कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, वो शॉर्टेज कहीं ना कहीं टैकल हो पाएगी, ठीक है। तो अभी देखोगे कंसिडर कौन करता है इसको अप्रूवल के लिए, कोई भी फॉरेन ड्रग को अगर अप्रूवल लेना हो तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ये देखता है इसको। अब आपके लिए टास्क आ गया है कि CDSCO इस बॉडी के बारे में आप देखोगे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो नहीं सकती आपको पता है ही, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके बारे में आप देखोगे ज़रूर से, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो इधर बताया जा रहा है कि जो नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऐसी हो जो कि नॉन असेंशियल हो, उनको ना हो तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे में वहाँ पर वर्कर्स की प्रेजेंस को कम करने के लिए उन नॉन असेंशियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो, कर्टेल कर दो एकदम, ये कहा है एक्सपर्ट्स ने, कोटक महिंद्रा ने। इसके अलावा आप देखोगे IGST वेवर जो इंटीग्रेटेड GST लगता है उसमें छूट दी जा रही है अगर कोविड से रिलेटेड रिलीफ मटेरियल अगर कुछ भी इंपोर्ट किया जा रहा है तो। इसके अलावा आप देखोगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स से रिलेटेड कोई भी अगर कंसाइनमेंट आ रहा है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, तो ऐसा कुछ भी अभी होल्ड पे नहीं है। CBIC ने ये कहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ हम होल्ड पे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितनी सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है अभी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं कि इंडिया ने जो डिजिटल टैक्स अप्लाई किया हुआ है जिसको हम DST बोलते हैं, डिजिटल सर्विस टैक्सेस, तो उसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अभी मंडे को एक बातचीत मतलब हियरिंग शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इटली, UK इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में कि भाई इन्होंने क्या ऐसा कुछ काम किया है, ऐसे कोई टैक्स लगाए हैं जिसके चलते USA की कंपनीज़ को कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है। तो बेसिकली USA का जो ट्रेड एक्ट है उसमें सेक्शन 301 है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा कंट्री ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है जिसके चलते USA की कंपनीज़ को परेशानियां हो रही हैं, तो उसको सेक्शन 301 बोला जाएगा। और सेक्शन 301 के अंडर में अभी इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी, सुनवाई होगी। तो ये देखो USA के पैतरे हैं, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया ही है, अभी पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो थोड़े से इंडिया के लिए क्रिटिकल रहते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा सवाल नहीं उठाए, नॉर्मल थे ये सवाल, ऐसी बात नहीं है। बट इतने सारे चेंजेस, एक होता है ना कि जिसको हम बोले कि USA के साथ में हम ब्लाइंडली अपने रिलेशंस को कैरी ऑन कर पाते, तो वो जितना डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर पाते थे उतना जो बाइडेन के साथ नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि बोला क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, ट्रेड हो गया, या अदर जो रिलेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं,
उनको हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, सबको एक साथ नहीं लेंगे। तो अलग अलग ट्रीटमेंट में तो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इनके पॉइंट पे आकर तो डेमोक्रेट्स लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं इंडिया को। तो वो देखने वाली बात है क्या रहता है आगे की ट्रेजेक्ट्री रिलेशनशिप की। दूसरी इधर न्यूज़ देखोगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि वैक्सीन नेशनलिज्म अगर आता है, वैसे तो होगा ही नहीं, पर अगर आता है वैक्सीन नेशनलिज्म तो इस बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक एनुअल मीटिंग हो रही थी, तो आपके लिए टास्क अब क्या आ गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल चेकआउट करना। देखो यही प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका होता है कि हमें हर चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर केवल हिंट मिलेगा कि कौन सी चीज़ न्यूज़ में है, उसे जाकर के हमें स्टैटिक पोर्शन से पिक करना है। यही एक तरीका होता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि WTO के अंडर में ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग के लिए इमरजेंसी सिचुएशन आन पड़ी है, तो ऐसे में ट्रिप्स एग्रीमेंट को हम अगर इन्वोक नहीं करेंगे कि भाई वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं हो, दूसरा डेवलपमेंट कहीं पर भी हुई हो, रिसर्च कहीं पर भी हुई हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी करो जिससे कि वैक्सीन्स या फिर जो भी ड्रग्स हैं उनका प्रोडक्शन इजीली किया जा सके और लोगों को मरने से बचाया जा सके। तो ये चीज़ इन्होंने कही। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, WTO, ट्रिप्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीनों चीज़ें आप देख सकते हो अच्छे से डिटेल में, UPSC या फिर जो भी आपकी एग्ज़ाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके अलावा कोई भी एक आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए है नहीं जिसे हम देखें। वॉरेन बफे ने ये, ग्रेग एबल जो है वो मेरे सक्सेसर हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये देखो कॉर्पोरेट का है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और तो कुछ मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बस एक पोर्शन बचा हुआ है वो देखते हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ जो ये रही, इंडिया UK ETP का फुल फॉर्म हो गया एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार UPSC पूछ लेती है कि रिसेंटली ही इंडिया ने ETP, ठीक है, ETP पे किस देश के साथ में नेगोशिएशन शुरू किए हैं या बातचीत आगे चल रही है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखोगे आप, ऐसे क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं। ठीक है, अब ETP जो है एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप, इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना चाहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद में इंडिया और UK के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी है कि जो 10,900 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए अलॉट किए गए थे वो कैसे कैसे अलॉट किए जाएंगे, क्या टर्म्स रहेगी, कंडीशंस रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो इधर कि CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने मंडे को डेटा रिलीज़ किया और ये कहा कि अप्रैल में लगभग 75 लाख लोगों ने जॉब गंवाई है अपनी। ठीक है, तो जॉबलेस रेट कितनी चल रही है, 7.97%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है कितना, 9.78%, जबकि रूरल एरियाज़ में है 7.13। दोनों का एवरेज निकालोगे 7.97% ओवरऑल जॉबलेसनेस देखने को मिली है अप्रैल में, ये जब से सेकंड जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आ गए फर्स्ट पेज पे, फिर से जो एक न्यूज़ हमारी बच रही है कि मर्डर के रिमार्क के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम मीडिया को गैग नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोर्ट ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उसके पीछे की सिचुएशन भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो उनके पास में पावर है, वो कैसे हैं वो जानते हैं। इसमें मेन थीम है, मेन जो पोर्शन है दैट इज आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है। हमें पता है कि 5 तरीके की रिट ज्यूरिसडिक्शन डिक्लेयर की जा सकती है हाई कोर्ट्स के द्वारा अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ये जो पिटिशन लगाई गई, ये जो केस चलाया गया मद्रास हाई कोर्ट में, तो उसमें यही कहा गया था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक एक इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्री है वो काम करेगा, जो सरकार है वो काम करेगी। तो ऐसे में आर्टिकल 21 अगर
फेल होता है तो फिर कहाँ जाएंगे लोग इसके प्रोटेक्शन के लिए? आर्टिकल 226 के अंडर तो जाएंगे हाई कोर्ट्स में, और आर्टिकल 32 के अंडर में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में वो पहुंच गए कहाँ पे? मद्रास हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 में, जहां पर 5 हमारे यहाँ पर रिट ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है हाई कोर्ट के हाथों में। इवन हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में ब्रॉडर है। हाई कोर्ट जो है वो दूसरे लीगल इश्यूज पर भी रिट इशू कर सकती है, जैसे कि कई बार भर्तियां निकलती है ना, कोई भी वैकेंसी आ गई उसमें भी आप रिट डिक्लेयर करवा देते हो, तो ऐसे में भर्तियों पे रोक लग जाती है कि क्वेश्चन गलत है, सही से चेक नहीं हुए, आंसर गलत है, वो सारी चीज़ें करके। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 226 में जो मैंडेमस कमांड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पर, कि जिसमें हाई कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस को डायरेक्ट कर सकता है वी कमांड, ठीक है, तो मैंडेमस दे देता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि भाई आपको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रैलीज पे बैन कर देना चाहिए था, तो वो बैन नहीं किया। ऐसे में फिर हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आपके ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, ठीक है। फिर बाद में ये जो डिबेट हुआ ना पूरा, जो एडवोकेट रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राकेश द्विवेदी, और उधर जो बेंच थी उनमें जो जजेस थे जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, तो उन्होंने ये बात हुई, देखो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, हाई कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे कैसे रोक सकते हैं उनको, और जजेस भी होते हैं वो भी तो इंडिविजुअल्स इंसान ही हैं, उनके क्या दिमाग में चल रहा है उस टाइम पे, तो वो जो कुछ भी करते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो जजेज हैं उनको पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है कि वो अपने ओपिनियन को फ्रीली रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर के वो काम करेंगे, नहीं तो फिर बाद में हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात लगाई गई ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो बात ऐसी है कि देखो मीडिया पर हम कर्ब नहीं लगा सकते, कोर्ट में क्या फंक्शनिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है, मीडिया ही तो एक तरीके से सबकी आंखें हैं जो कि सारी बातों को ओपन करती है कि पब्लिक के लिए क्या सही है क्या गलत है, सबके बीच में अवेयरनेस फैलाती है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट तो भाई आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को पावर दी हुई है, तो वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने पूरा देख लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।